Today we are going to start shear in beams. एक certain loading की वजह से एक given section पे bending moment और shear दोनों simultaneously exist करते हैं. Flexural failure, if properly designed, will be a ductile failure. ठीक है, tension control sections. Shear में problem ये है कि shear failure is generally a brittle and sudden failure. Look at the requirements. phi mn greater होना चाहिए mu से, phi vn greater होना चाहिए vu से. अगर फेलियर हो तो किस तरह का फेलियर हो सकता है? एक पॉसिबिलिटी ये कि phi mn से बढ़ जाए mu, लोडिंग बढ़ जाए कैपेसिटी से फ्लेक्चर में. दूसरी पॉसिबिलिटी है कि शीयर में लोडिंग जो कि vu की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे वो बढ़ जाए phi vn से किसी भी सेक्शन के ऊपर. जो किसी भी सेक्शन पे अगर इन दो में से एक काम हो जाएगा तो जिस तरह जो भी एक्सीड कर चुका है mu एक्सीड कर चुका है phi mn से या vu एक्सीड कर चुका है phi vn से, दोनों केसेस में कोई एक फेलियर हो जाएगा, या फ्लेक्चर फेलियर हो जाएगा या शीयर फेलियर हो जाएगा. अगर कभी भी ये फेलियर हो तो हम हमेशा ये इंश्योर करते हैं कि फेलियर फ्लेक्चर से स्टार्ट हो. अगर फ्लेक्चर से स्टार्ट ना हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अगर एक बीम आपने डिजाइन किया और जब उसका फेल होने लगा तो वो फ्लेक्चर में फेल होने से पहले शीयर में फेल हो गया. अब उसके टेंशन कंट्रोल सेक्शन होने का क्या फायदा हुआ? फेलियर होने से तो पता ही नहीं, शीयर फेलियर इज जनरली अ सडन फेलियर, तो उसके टेंशन कंट्रोल सेक्शन होने से तो आपको कोई फायदा ना हुआ ना, क्योंकि बीम तो अल्टीमेटली सडनली फेल हुआ है. ऑक्यूपेंट्स को तो कोई टाइम नहीं मिला इसके अप होने का. इसका मतलब ये है कि जब भी फेलियर होगा, जो फेलियर हम नहीं चाहते कभी भी फेलियर हो, लेकिन इन केस ओवरलोडिंग की सूरत में व्हाट एवर रीजन की वजह से फेलियर हो तो वी वुड लाइक कि फ्लेक्चर से फेलियर स्टार्ट हो, बाद में जाके शीयर कैपेसिटी भी रिड्यूस हो, तो वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट शुड स्टार्ट फ्रॉम फ्लेक्चर. फेलियर शुड स्टार्ट फ्रॉम फ्लेक्चर. फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे एक अनक्रैक्ड बीम के अंदर शेयर स्ट्रेस किस तरह लगता है, शेयर फोर्सेस कैसे लगती हैं और शेयर स्ट्रेस की क्या डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, और जैसे क्रैक आता है तो फिर उन डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर कैसे फर्क पड़ता है. थर्डली हम डिस्कस, अगर टाइम हुआ, टाइम परमिट करेंगे तो मैं आपको कुछ थोड़े से एडवांस जो मेथड्स हैं शेयर स्ट्रेंथ को एवेल्युएट करने के, वो मैं अगर पॉसिबल हुआ तो हम डिस्कस करेंगे. जैसे स्ट्रट एंड टाई मॉडल है और कुछ मॉडल्स हैं. ठीक है, नाउ बेसिक थ्योरी. अब ये जो आपके सामने 6-1 इक्वेशन लिखी हुई है PQ और IB, सिर्फ हमने नोटेशन यहाँ पे टॉ के बजाय स्मॉल v कर दिया. ठीक है, स्मॉल v फॉर शेयर, कैपिटल V फॉर शेयर फोर्स, स्मॉल v फॉर शेयर स्ट्रेस, ये हम यूज करेंगे. अच्छा, ये हमने हमारी जो क्लासिकल शेयर इक्वेशन है, शेयर थ्योरी है, वो ये है. होमोजीनियस होना चाहिए बीम, इलास्टिक होना चाहिए, अनक्रैक्ड होना चाहिए, सॉन, और उस तब ये इक्वेशन वैलिड है. इसमें V क्या है? जिस सेक्शन के ऊपर आप निकाल रहे हैं उस सेक्शन पे शेयर फोर्स कितनी लग रही है, I उस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, B उस सेक्शन पे जिस लेवल पे आप निकाल रहे हैं उस लेवल के ऊपर विड्थ ऑफ द बीम है, Q इज फर्स्ट मोमेंट ऑफ दैट शेडेड एरिया. शेडेड, ठीक है, वी कैन रिकॉल कि वो शेडेड एरिया क्या था, A प्राइम जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, हम ये बीम को देख रहे थे, हमने उसका एक पार्ट लिया है, यहाँ से इसका ये डिसकंटिन्यूअस एंड है, यहाँ पे एक सपोर्ट है जिसका ये रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पे हमने एक, अगर मैं यहाँ पे जहाँ एलिमेंट 1 नजर आ रहा है, अब ये बेसिकली ड्रॉ तो बड़ा किया गया है ताकि आपके ये बीच में जो एरोज हैं और सिंबल्स हैं वो ड्रॉ किए जा सकें. अदरवाइज थिंक ऑफ इट एज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ द बीम. ठीक है, यानी वो एक सर्टेन एक मसलन के इसका जो सेंटर है वहां पे बेसिकली आपने कैलकुलेट करना है शेयर स्ट्रेस और फ्लेक्चरल स्ट्रेस. अब वो फ्लेक्चर आपने पढ़ा हुआ है, MY वगैरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे शो कर रहे होंगे. ऊपर इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे सैगिंग हो रही है तो यहाँ पे ऊपर कंप्रेशन होगी, और नीचे वाले एलिमेंट में इसी जगह पे आपको F, जहाँ लिखा F फॉर फ्लेक्चर स्ट्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे आपको टेंसाइल स्ट्रेस मिलेगी. शेयर को देखिएगा, शेयर इस केस में अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन काटूंगा, यहाँ पे रिएक्शन है, या आपने लोड लग रहा है यहाँ पे, ये रिएक्शन है. यहाँ अगर मैं सेक्शन काटूं और मैं, अब आपके पास दो ऑप्शन है ना, एक फ्री बॉडी डायग्राम, चाहे राइट सेगमेंट का ड्रॉ कर दें चाहे लेफ्ट सेगमेंट का ड्रॉ कर दें. लेफ्ट का ड्रॉ कर लेता हूँ. चलें, ये रिएक्शन अगर अपवर्ड हो तो यहाँ पे जो शेयर प्रोड्यूस होगा वो डाउनवर्ड होगा. एग्री?
अब आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे डाउनवर्ड शियर है। अब इसी सेगमेंट में मैं एक और सेक्शन काटता हूं, यहां पे डिफरेंशियली क्लोज टू इट, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये आपका ये वी लग रहा था, अगर इनके बीच में कोई और लोड नहीं लग रहा तो ये वही वी होगा बाय मैग्नीट्यूड। तो आपको इस तरह से डायरेक्शन नजर आएंगी वी की। अब आपने इस फेस और इस फेस पे शेयर फोर्स निकाल ली है, ठीक है। अब शेयर फोर्स निकाल ली और इसी के करस्पॉन्डिंग आप स्मॉल वी भी निकाल सकते हैं, शेयर स्ट्रेस बाय यूजिंग वी क्यू ओवर आई बी, ठीक है। इस वी को यूज करके, ये तो क्रॉस सेक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है ना, जहां आप फाइंड कर रहे हैं उससे रिलेटेड। सो आपने, इसका मतलब है यहाँ पे इस फेस पे शेयर स्ट्रेस, इस फेस पे शेयर स्ट्रेस आपने निकाल लिया है। अब आपको ये वाली जो फेसेस हैं इन पे शेयर स्ट्रेस के लिए ये डेवलप होने जरूरी है, अदरवाइज तो ये अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है। सो दिस मस्ट बी प्रोड्यूस इन दिस डायरेक्शंस इन ऑर्डर टू कीप एलिमेंट इन इक्विलिब्रियम। तो बहुत डिस्कस कर चुके हैं मेरे ख्याल से, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद पड़ रहा है तो आपको समझ आ जाएगा। ये आपको एलिमेंट नजर आ रहा है यहां पे, इस एलिमेंट को देखिएगा, ये वही आपको यहाँ पे अपवर्ड वी या डाउनवर्ड वी नजर आ रहे हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड सो ऑन। ये इस तरह से बनाया गया है। अब आप कहीं भी ये मेथड यूज करके बना सकते हैं, शेयर एलिमेंट के ऊपर शेयर स्ट्रेसेस बना सकते हैं। और ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस, इनको भी बस देख लें क्विकली। आपने यहाँ पे जैसे ऊपर सिर्फ वी मैंने दिखाया है ना, आप यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकाल दें, फिर जब आप सेक्शन काटेंगे तो आपका ये बेंडिंग मोमेंट, जिसको मैं एम से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, एम से, और फिर ये यहाँ पे एम प्रोड्यूस होगा, थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा बिकॉज ऑफ, अगर ये डिस्टेंस डी एक्स है तो ये डी एम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं डिस्टेंस क्लोज ले लूं तो ये डी एम बी स्मॉल होगा अप्रोचिंग टू जीरो, और आप दोनों लोकेशंस पे एक ही वैल्यू, क्योंकि एम को यूज करके आपने कैलकुलेट क्या करना है, एफ, जिसको आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, एम वाई ओवर आई, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं इस वक्त, ठीक है। अगर ये स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट होंगे तो ये सेम एम यहाँ पे, अगर ठीक हो गया, यूज कर सकते हैं आप। अच्छा, इसलिए आपको यहाँ भी एफ नजर आ रहा है, यहाँ भी उतनी अमाउंट का एफ नजर आ रहा है। अच्छा, अब आपको ये पूरा एलिमेंट मेरे ख्याल से समझ आ जाना चाहिए, ऊपर वाला ये एलिमेंट। इसी प्रोसीजर से दूसरा एलिमेंट बनाया गया विद द डिफरेंस। अच्छा, ये मैंने टेंसाइल ड्रॉ कर दिया, ऊपर ये कंप्रेसिव था, नीचे टेंसाइल होगा, ये तो आप समझ सकते हैं अभी। अच्छा, अब इसका मतलब एलिमेंट के ऊपर स्ट्रेसेस तो आपको आ गई हैं। अब इसके बाद अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म कर दें into an equivalent state of stress such that the normal stresses are either maximum or minimum, तो कौन सा स्टेट बन जाएगा ये, स्टेट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस अगर आप डिटरमिन कर दें, अब वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में एक आपको मैक्सिमम नॉर्मल मोमेंट मिलेगा, एक मिनिमम नॉर्मल मोमेंट मिलेगा। अच्छा, अब उसको जरा देखिएगा, अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर दें, तो मैं आपको बुक पे लेके जा रहा हूं अभी, तो वो ये आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की लोकेशन दोनों एलिमेंट में दिखाई गई है, उनकी ओरिएंटेशन है। ये वाला जो स्ट्रेस है ये मिनिमम, और ये वाला मैक्सिमम, माइनर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस पड़े हुए ना। इसी तरह से ये वाला जो एलिमेंट है, अब ये प्रिंसिपल स्ट्रेस का स्टेट बता रहा है हमें इस लोकेशन पे जहां पे टू एलिमेंट है। ये वाला टू एलिमेंट, ये वाला टू एलिमेंट एक ही पॉइंट पे है, लेकिन ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है ये इसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। इसके जो प्लेन्स हमने कंसीडर किए जिस पे स्ट्रेस हम निकाल रहे हैं वो डिफरेंट है, उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ओरिएंटेशन डिफरेंट, इसका मतलब है उनके ऊपर एक्ट करने वाले जो मैग्नीट्यूड्स है वो भी ज़ाहिर डिफरेंट होगी। ये तो खैर बहुत बेसिक्स डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंदर। सो इस जगह पे अब आपको ये मैं आपको इसलिए समझाना चाह रहा था जो अभी बात करने लगा हूं इस पर्पस के लिए। अब जरा देखिएगा, जब भी कंक्रीट की स्पेशली बात कर रहे हैं, ब्रिटल एलिमेंट है ना, जब भी कंक्रीट पे किसी भी वजह से टेंसाइल स्ट्रेसेस लगेंगी तो अगर वो टेंसाइल स्ट्रेस एक्सीड कर दे कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को तो क्या प्रोड्यूस होगा, क्रैक। ठीक है, यहां पे जरा देखिएगा, ये जो आपको नजर आ रहा है टेंसाइल स्ट्रेस, अगर इस डायरेक्शन में खींचेगा
तो देर अगर ये एक्सीड कर जाए कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को तो आपको इस तरह का क्रैक नजर आएगा यहाँ पे। इसी तरह ऊपर आपको अगर इस वजह से, सिर्फ इस वजह से अगर फेल हो, और कोई लोडिंग की बात अभी नहीं कर रहा मैं, सिर्फ इनकी वजह से अगर क्रैक आएगा तो इसकी ये ओरिएंटेशन होगी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आप इसको प्लॉट कर दें अलोंग वाई तो आपको पता है इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन बनती है रेक्टेंगुलर के केस में। आई होप यू अंडरस्टैंड। न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम, बाहर जाके फेसेस के ऊपर सरफेस की तरफ जाए तो मिनिमम। अगर मैं एलिमेंट लेता समवेयर ओवर हेयर, बिल्कुल बॉटम के ऊपर पॉइंट, अगर वहां पे स्ट्रेस निकालता, वहां पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस देखता, तो वहां पे शियर क्या है? 0। वही डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैंने दिखाई ना। और नॉर्मल स्ट्रेसेस, बेंडिंग जो स्ट्रेसेस है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस, वो मैक्सिमम। इसका मतलब ये है कि यहां पे जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो इस तरह का स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, शियर 0, यानी यही जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है खुद प्रिंसिपल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, जिसमें ये वाला स्ट्रेस आपको मैक्सिमम और ये दूसरा इस वक्त मिनिमम जो है वो 0 है इस केस में। इसका मतलब क्या है कि जब यहां पे क्रैक आएगा तो उसकी शेप कुछ इस तरह की होगी। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अगर मैं इससे थोड़ा सा ऊपर जाके एलिमेंट कंसीडर करता हूं, यहां पे तो आपको नजर आ रहा है कि वहां पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस इस तरह का बनेगा, ये इस तरह से खींचेगा, और ये जो क्रैक की ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी जो आपको अभी नजर आ रही है। ऊपर वाली क्रैक मैंने यहां ओरिएंटेशन यहां कॉपी कर दी है, करने की कोशिश की है बेसिकली। ठीक है, अगर आप और ऊपर चलते जाएंगे तो ये क्रैक आपको अभी इस तरह कुछ लेटा सा नजर आ रहा है दूसरी डायरेक्शन में, तो ये यहां पे आके कुछ इस तरह की डायरेक्शन इसकी बन जाएगी। अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स पे इसी तरह से एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकाल के, बेसिकली जरा देखिएगा हमने निकाला क्या है। यहां पे जब हमने ये लाइन जो आपको नजर आ रही है, इनको हम अभी नाम में बाद में लूंगा, ये लाइन आपको क्या चीज दिखा रही है? क्रैक की आपको ओरिएंटेशन दिखा रही है। बेसिकली ये देखो ना, अगर ये इस स्ट्रेस को आप कहते हैं प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसको आप कहते हैं प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस, और ये जो प्लेन है या ये जो सरफेस है जिस पे ये एक्ट कर रहा है, इसको आप क्या कहते हैं? यहां मैं मेजर प्रिंसिपल प्लेन के बजाय एक टर्म जो यहां यूज हुई उसको उसी को यूज कर रहा हूं, प्रिंसिपल टेंसाइल प्लेन कह लें या सरफेस कह लें, ऐसे ही है। अच्छा, इसका यानी आपको हर पॉइंट पे ओरिएंटेशन चाहिए मेजर प्रिंसिपल प्लेन या प्रिंसिपल टेंसाइल प्लेन की, और वही प्लेन की जो ओरिएंटेशन है वही क्रैक की ओरिएंटेशन होगी। या दूसरे अल्फाज में मैं एक और तरीके से इसको समझा सकता हूं, वो कैसे? यहां पे देखिएगा कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इस तरह से लग रही है, ये ऐसे लग रही है ना। क्या इस प्लेन की और इस स्ट्रेस की, एक तरफ मैं प्लेन की बात कर रहा हूं टेंसाइल वाली साइड पे और दूसरी तरफ कंप्रेसिव वाली साइड पे मैं स्ट्रेस, क्या इनकी एक ही ओरिएंटेशन नहीं है? एक ही ओरिएंटेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं प्रिंसिपल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की ट्रेजेक्टरी ड्रॉ कर दूं, उनकी डायरेक्शंस को ड्रॉ कर करके ज्वाइन कर दूं, तो मेरे पास बेसिकली उस एक्सपेक्टेड क्रैक की जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं उसकी ओरिएंटेशन बन जाएगी। यानी आप θp2s निकालते जाएं हर केस में एलिमेंट के, और उनको ड्रॉ करते जाएं, और उनको ड्रॉ करके छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करके एक पूरी लाइन ड्रॉ कर दें, उससे आपके पास ये ट्रेजेक्टरी बनेगी। इसको हमने क्या नाम दिया है? प्रिंसिपल कंप्रेसिव स्ट्रेस ट्रेजेक्टरीज। ठीक है, और यही आपको एक्सपेक्ट, मैं वर्ड एक्सपेक्टेड यूज कर रहा हूं, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्रैक्स की ओरिएंटेशन है। अच्छा, नीचे आपको एक एक्सपेरिमेंट कर पिक्चर दिखाई गई है। इसमें क्या हुआ है कि हमने एक बीम को टेस्ट किया, लोडिंग लगाई और देखा कि वो किस तरह से क्रैक होता है, कहां से क्रैक शुरू होता है और कैसे प्रोपेगेट करता है। तो आपको ये सेंटर के अंदर मिड स्पैन के करीब जो क्रैक्स हैं वो
वर्टिकल क्रैक्स नजर आ रहे हैं, दीज आर प्योर फ्लेक्सुरल क्रैक्स। ठीक है, ये आपको यहां पे देखिए ना, बॉटम के करीब आपको सारे ओरिएंटेशन वर्टिकल नजर आ रही है, तो ये आपको नियरली वर्टिकल क्रैक्स नजर आ रहे हैं। दरमियान में जाके क्रैक्स की ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाती है, इसलिए आपको अच्छा स्पेशली ये वाला जो रीजन है नियर दी सपोर्ट, जहां पे शेयर ज्यादा होगा, उस करस्पॉन्डिंगली शेयर स्ट्रेसेस भी वहां पे ज्यादा प्रोड्यूस होंगी, उसकी वजह से आपको यहां पे इंक्लाइंड क्रैक नजर आ रहा है, और वो है भी नियरली 45 डिग्री एंगल। अब ये 45 डिग्री एंगल किधर से आता है? अगर आप न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर स्टेट ऑफ स्ट्रेस देखें, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर यानी मिड डेप्थ के ऊपर, रेक्टेंगुलर बीम के केस में मिड डेप्थ के ऊपर, वहां पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस कुछ इस तरह का होगा। आप यहां पे ये जो स्ट्रेसेस होंगी नॉर्मल, ये क्या होंगी? न्यूट्रल एक्सिस पे, बताओ न्यूट्रल एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेस, यार न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस पूछ रहा हूं यार। जीरो न्यूट्रल इसलिए कह रहे हैं ना कि वो ना टेंसाइल है ना कॉम्प्रेसिव है, जीरो है ना, तो ये स्ट्रेसेस जीरो होंगी नॉर्मल। यहाँ पे भी जीरो स्ट्रेस, यहाँ भी जीरो, नॉर्मल स्ट्रेस इज कंप्लीटली जीरो। देयर विल बी शेयर स्ट्रेसेस अपने मैक्सिमम पे होंगी, नॉर्मल जीरो पे होंगी। अब होगा क्या, मैं इसको इधर ड्रॉ कर लेता हूँ जहाँ पे ये बेहतर समझा सकूँ मैं। ये ठीक है, यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिया, इसके ऊपर प्योर शेयर स्ट्रेसेस एक्ट करेंगी। अब मैंने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का एक लेक्चर में आपको, जो रिकॉर्डेड लेक्चर था, उसमें मैंने आपको दिखाया था एक टॉर्शन लग रही थी मेंबर पे, और मैंने आपको दिखाया था ये प्योर शेयर में है। और उस प्योर शेयर की जब हमने ओरिएंटेशन चेक की, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की, तो वो 45 डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड थी। और हमने डिस्कस किया था कि अगर वो मटेरियल ब्रिटल मटेरियल होगा तो वो 45 डिग्री के ऊपर फेल होगा, क्योंकि वो 45 डिग्री के ऊपर आपको टेंसाइल स्ट्रेस मिलेंगी, प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, इसमें भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। अगर आप इस बीच वाला जो एलिमेंट है वहां पे देखें, तो जो आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस एलिमेंट की ओरिएंटेशन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, जिसमें ये आपको टेंसाइल और ये कंप्रेसिव मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको इस तरह का क्रैक नजर आ रहा है नियर न्यूट्रल एक्सिस। ये इसकी बात कर रहा हूं। डिड यू गेट इट? ये वाला क्रैक क्यों प्रोड्यूस हुआ? टेंसाइल स्ट्रेसेस। अब ये जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है इनको जरा समझिएगा, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द टेंसाइल स्ट्रेसेस ड्यू टू फ्लेक्सर। यहां पे तो टेंसाइल स्ट्रेसेस बेंडिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रही है ना, एम वाई वगैरह से जो आप निकाल लेते हैं। ये जो टेंसाइल स्ट्रेसेस यहाँ पे बेंडिंग तो नहीं हो रही, न्यूट्रल एक्सिस पे तो जीरो था स्ट्रेस, इसका मतलब है दीज आर नॉट फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेसेस। ठीक है, और ये जो क्रैक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इसका मतलब है दे आर नॉट ड्यू टू फ्लेक्सर, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट तो वहां पे जीरो है। इस तरह के क्रैक्स को हम या तीन तरह के टर्म्स हम यूज करेंगे, एक ही नाम, एक ही चीज के तीन तरह के नाम। इंक्लाइंड क्रैक्स, शेयर क्रैक्स, ये भी इसी को कहेंगे, क्योंकि असल में तो यहां पे ये शेयर की वजह से असल में ये ओरिएंटेशन बन गई ना। और दूसरा नाम इसको देंगे डायगोनल, ये बेहतर और ज्यादा कॉमनली वर्ड यूज, डायगोनल टेंशन क्रैक्स। ठीक है, ये ज्यादा यूज होता है टर्म डायगोनल टेंशन क्रैक्स। इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है इस नाम के अंदर, है टेंशन की वजह से, लेकिन ये डायगोनल है। डायगोनल समझ रहे हैं ना? अच्छा, अब आपको एक और जो बात समझानी है मैंने, वो ये है कि आमतौर पे जो बीम है, आमतौर पे बीम से मेरी मुराद है जो नॉर्मल हमारे पास स्पैन्स होती हैं और जो नॉर्मल डेप्थ होती है बीम्स की, उनकी बात कर रही हूँ, यानी जो जिनको हम सिलेंडर बीम कह सकते हैं। सिलेंडर जिस तरह कॉलम में वर्ड यूज करते हैं ना सिलेंडर, वही स्पेलिंग है इसकी भी, लेकिन ये डिफरेंट चीज। सिलेंडर बीम का मतलब है जिसकी जो हाइट है कंपेयर टू इट्स लेंथ छोटी है, यानी स्पैन, यानी जिसका एच और एल बेसिकली
छोटा हो उसको हम कहते हैं स्लेंडर स्पैन, स्लेंडर बीम। आमतौर पे बीम्स हम जो होती है नॉर्मली इस तरह ये बीम है, यू कैन क्लासीफाई देम एज स्लेंडर बीम। डीप बीम इसके अपोजिट टर्म, डीप बीम का मतलब है स्पैन छोटा है और हाइट ज्यादा है, ठीक है। आमतौर पे अभी मैं जो बात करें आमतौर पे मेरे पास स्लेंडर बीम्स के अंदर होता क्या है कि स्लेंडर बीम्स में हमेशा आपको क्रैक यहां मिड स्पैन यानी जहां पे बेंडिंग टेंशन वाला जो क्रैक है ना, प्योर टेंशन की वजह से फ्लेक्सुरल जो क्रैक है वर्टिकल, ये वाले क्रैक्स ये आपको पहले मिलेंगे। यानी जब आपको बीम लोड करने जा रहे हैं ना तो बीम में पहले ये बन जाएंगे, यानी बिफोर दिस क्रैक appears you will see cracks appearing over here। अब जब भी ये सेक्शन क्रैक हो जाए तो वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये थ्योरी तो एज इट इज वैलिड नहीं रही, हमने कहा ये अनक्रैक के लिए वैलिड है। अब बीच में होता क्या है कि जब ये क्रैक होता है ना, मतलब ये यहां पे एक क्रैक आया, एक क्रैक यहां पे आ गया, अब वो जो जहां पे क्रैक आ जाए वहां पे लोड ट्रांसफर अगर रीइंफोर्समेंट ना डाल रही हो, मसलन आप देखिएगा एक ये है ना कि मैंने यहां पे रीइंफोर्समेंट डाली हुई है, वो रीइंफोर्समेंट क्या करती है, वो जो दो फेसेस कंक्रीट के जिनमें सेपरेशन हो जाती है जैसे क्रैक में होती है, उनमें अगर रॉड गुजर रहा है तो वो उनके ब्रिजिंग करता है, यानी उनकी जो ओपनिंग अप है उसको प्रिवेंट कर लेता है जब तक कि बॉन्ड बना रहेगा कंक्रीट का और स्टील का। यानी आप उनको अगर खींचना चाहें भी ना, उन फेसेस को ओपन अप करना चाहेंगे तो वो रॉड बीच में उसमें से गुजर रहा है, बार गुजर रही है, तो आपको वो बार रेजिस्ट करेगी, उसको ब्रिज करेगी। इसलिए तो खैर ये तो हर रिक्वायरमेंट होती है फ्लेक्सुरल क्रैक्स को ओपन अप होने से रोकने के लिए। शियर क्रैक्स की जिस तरह से हमने डिस्कशन कर ली है कि शियर क्रैक्स इस तरह के अपीयर होते हैं, ये यहां से फेलियर स्टार्ट नहीं होता, यानी यहां से फेलियर स्टार्ट नहीं होता, आमतौर पे यहां से स्टार्ट हो जाता है। उस वजह से ये जो आपको ट्रेजेक्ट्रीज नजर आ रही हैं, ये वाली ट्रेजेक्ट्रीज, इन आपको ट्रेजेक्ट्रीज तो क्या कह रही है, ट्रेजेक्ट्रीज कह रही है कि ये क्रैक यहां से शुरू होकर इधर जाना चाहिए, यानी बेस्ड ऑन दोस इंक्लाइंड क्रैक्स की बेस पे। प्रिंट्स जो डायगोनल क्रैक्स हमने डिस्कशन कर ली, यानी जो शियर की वजह से फाइनली वहां पे प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस बन रही है, यानी कंबाइंड एक्शन ऑफ शियर और फ्रैक्चर की वजह से, वो तो कहती है कि क्रैक्स ऐसे जाने चाहिए, लेकिन आपको यहां पे कोई क्रैक नजर नहीं आ रहा। इसी तरह यानी इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं जो कि बेसिकली थ्योरी के ऊपर बेस्ड हैं, ये क्लोजली तो मैच कर रही हैं विद दीज एक्चुअल क्रैक्स बट नॉट परफेक्ट ऑफ कोर्स। उसकी वजह क्या है कि जब ये क्रैकिंग हो जाती है तो फिर देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ लोड ट्रांसफर जो कि अभी डिस्कस करेंगे, उस वजह से ये परफेक्टली उस तरह से उसको फॉलो नहीं कर रहा ट्रेजेक्ट्रीज को। फाइनली बिफोर आई गो टू दी नेक्स्ट शॉर्ट टॉपिक, ये जो इनको प्रिवेंट करने के लिए तो आपने ये डाल दिए बार, इनको प्रिवेंट से मरा दिया कि इनकी विड्थ को ओपन अप होने से रोकने के लिए आपने बार डाल दिया, लॉन्गिट्यूडनल बार। इनको प्रिवेंट कैसे करेंगे? कि कभी भी क्रैक को रोकना हो तो हमें क्रैक के अक्रॉस रीइंफोर्समेंट डालनी पड़ेगी। यानी अगर मैं आपको ये जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है ये इस क्रैक को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलरली, तभी जाके इसको रोक सकेगी ना। अगर आप ऐसे रीइंफोर्समेंट डाल देंगे तो वो तो नहीं रोक सकेगा इसको अलोंग। इसका मतलब ये इस क्रैक को प्रिवेंट करने के लिए यू वुड नीड रीइंफोर्समेंट इन दिस डायरेक्शन, और इस साइड पे हो सकता है इस क्रैक की ओरिएंटेशन कुछ इस तरह की हो तो आपको इस साइड पे हो सकता है ये ओरिएंटेशन डिफरेंट हो दूसरी एंड ऑफ द बीम के ऊपर, तो आपको इस तरफ जो है क्रैक्स आपको रीइंफोर्समेंट इस तरह से डालनी पड़े। इसका मतलब है कि बीम में रीइंफोर्समेंट देने के दो पॉसिबिलिटीज हैं, इन दो तरह से आप डाल सकते। ये तो आपको चाहिए ही चाहिए ना, ये वाली जो ब्लैक में मैं ड्रॉ कर रहा हूं फ्लेक्सुरल रीइंफोर्समेंट। इसके अलावा शियर को प्रिवेंट करने के लिए आपको इसकी जरूरत है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने डाली है नीचे री बार,
ये फ्लेक्चर में भी हेल्प करता है, डेफिनेटली फ्लेक्चर में तो काम ही यही कर रहा है। ये इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन इंक्रीजिंग द शेयर कैपेसिटी ऑफ द बीम। अभी हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे कि कैसे ये प्रूव करता है। बट राइट नाउ हमें ये तो जरूरत थी, हमें या तो ये डालनी पड़ेगी इंक्लाइंड। हर जगह जो क्रैक है, हो सकता है क्रैक ऐसे जा रहे तो बार ऐसे उसके परपेंडिकुलर। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इन क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए भी, मसलन इस क्रैक को प्रिवेंट करने के लिए भी मैं वर्टिकल रीइंफोर्समेंट डाल दूं। अभी भी ये क्रैक को इंटरसेक्ट को तो कर रहे हैं ना, आल्दो परपेंडिकुलरली नहीं कर रहे, बट स्टिल इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दे विल, यानी एक चीज ऐसे ओपन अप हो रही थी और आपने इसको यहां पार डाल के तो वो मोस्ट इफेक्टिवली यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको इंक्लाइंड गुजार के तब भी वो उस बार में फोर्स प्रोड्यूस हो रही, उसका सम कंपोनेंट विल बी इफेक्टिव इन ओपनिंग ऑफ दैट, इन प्रिवेंटिंग ओपनिंग ऑफ दैट क्रैक। ठीक है, सो आपने जो बीम्स अभी तक देखी हुई है, आपने वो जो स्टिरअप्स देखी हुई है, ये सारा टॉपिक समझाने का पर्पस ये था कि वो जो आपको वर्टिकल स्टिरअप्स वर्टिकल होती है सबसे के ऊपर, द रीजन यू प्रोवाइड वो किस तरह से प्रिवेंट करती है, किस क्रैक को प्रिवेंट करती है, ये जो डायरेक्ट क्रैक डिस्कस किया, इस क्रैक को प्रिवेंट करने के लिए हम ये डालते हैं। डिड यू गेट द पॉइंट? वर्टिकल स्टिरअप्स कैसे क्रैक को रोकती है, शेयर क्रैक को इस तरह से इंटरसेप्ट करके रोकती हैं। अच्छा, दूसरा वाला जो ऑप्शन है जिसमें हमने कहा इंक्लाइंड रीइंफोर्समेंट डाल दें। अगर मैं आपको बुक से डायरेक्टली पिक्चर दिखा सकूं, ये एक ऑप्शन क्या था, हॉरिजॉन्टल प्लस इंक्लाइंड रीइंफोर्समेंट, ये इंक्लाइंड रीइंफोर्समेंट टू प्रिवेंट ओपनिंग अप ऑफ दिस क्रैक। दूसरा ऑप्शन है ये वाला वर्टिकल बार्स कपल्ड विद हॉरिजॉन्टल बार्स। हॉरिजॉन्टल तो हर केस में चाहिए। इस वाले में क्या मसला है? इस वाले में ये मसला है कि फॉर व्हाट एवर रीजन, जिसमें मेनली अर्थक्वेक लोड होता है, उस वजह से जो शेयर की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो सकती है। अब वो अब मैं समझा नहीं सकता सॉरी इस वक्त कि वो कैसे रिवर्स होती है, बिकॉज देयर अ बिट कॉम्प्लेक्स। लेकिन शेयर की डायरेक्शन रिवर्स होने का मतलब क्या है कि जो क्रैक इस वक्त आपको इस डायरेक्शन में नजर आ रहा है, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में क्रैक चला जाएगा, आपको बार फिर इस डायरेक्शन में चाहिए थी और आपने इस डायरेक्शन में डाली होगी। अब वो बार ये तो नहीं कि जैसे क्रैक बदले तो वो भी उसको फॉलो करता जाए, ठीक है, ऐसा तो कोई मैकेनिज्म नहीं है। सो इसका मतलब है कि वो बार इनइफेक्टिव हो जाएगी। वर्टिकल का क्या फायदा है? ये क्रैक भले इस तरह से बने या इस तरह से बने, दिस विल बी एबल टू इंटरसेप्ट दैट क्रैक। आल्दो इस केस में आपको थोड़ी सी लेस एफिशिएंटली आप यूज कर रहे होंगे उस बार को, बट स्टिल यू विल बी एबल टू, बाय प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ देम, बाय प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ दीज बार्स, you will be able to intercept these cracks no matter they are inclined in one direction or the other direction. Finally, अब ये क्रैक अभी बाद में थोड़ी सी और डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये क्रैक अगर इस तरह से चल रहा है और आप बार प्लेस कर दें, एक यहां पे दूसरी यहां पे, यानी इतनी वाइडली आप स्पेस कर दें कि वो जो बीच में क्रैक है वो यानी आजादाना जो है वो स्प्रेड कर सके, तो इसका मतलब है वो बार इनइफेक्टिव हो गई है इन प्रिवेंटिंग द क्रैक, इसलिए कि स्पेसिंग बहुत बढ़ गई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि शेयर रीइंफोर्समेंट के ऊपर वी विल डेफिनेटली नीड सम, हमें अपर लिमिट लगानी होगी कि इससे ज्यादा स्पेसिंग अगर आप डाल देंगे तो योर स्टिरअप्स, योर शेयर रीइंफोर्समेंट विल बिकम इनइफेक्टिव। ठीक हो गया? अब वो एग्जैक्ट क्या है वो अब आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट आई जस्ट वांटेड टू build the theory, discuss the theory on which we are going to build our later equations, design equations. ठीक है?